पाकिस्तान का मामला जो है वो हम समझते हैं कि जो बुनियादी मसला पाकिस्तान में जो है वो है जो हेजमनी है आर्मी की, जिसको हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा तजाद है। लेकिन आर्मी एस्टेब्लिशमेंट अकेली कभी कुछ नहीं कर पाई। पाकिस्तान की पूरी तारीख इस चीज़ की गवाह है कि आर्मी की हेजमनी को कायम करने में और उसको उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो सियासी अशराफिया का रहा है। अ, और सियासी अशराफिया, आपको पता है कि पाकिस्तान में सियासी अशराफिया जो है उसमें से अगर हम बाएं बाजू के उन लोगों को निकाल दें जिनको हम कहते हैं बाशऊर लोग थे, तो सीधी बात हमें समझ आती है कि चाहे वो भुट्टो साहब के खिलाफ पीएनए की तहरीक हो, और फिर ज़ियाउल्लाह की आमरीत को जो 11 साल तकरीर देने के लिए उन कुव्वतों ने ज़िया का भरपूर साथ दिया, और मगरब के ममालिक जो हैं, ये बुनियादी बात है कि मगरबी ताकतों ने जहाँ पर सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट्स, लिबरलिज्म और एक रोशन ख्याली की बहुत बड़ी रवायत है, तारीख में शायद इतनी बड़ी रवायत कभी भी ना हुई हो, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन ये कि इसी जो मगरब की अशराफिया है उसने हमारे खित्ते में इस हद तक अ, मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल दुकियानूसी, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव और बहुत ही पसमानदा सोच के लोगों को प्रमोट किया है। जैसे मुजाहिदीन की बात करें या तालिबान की बात करें या अल-कायदा की बात करें, उसामा बिन लादेन का जो भी आप कहें, लेकिन उसामा बिन लादेन भी सीआईए की पैदावार थे। तो हमारे खित्ते में चीन और रूस के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, आपको मालूम है क्योंकि आप भी बाएं बाजू के साथ आपका तल्लक रहा है, आज भी मैं समझता हूँ आपका है। तो मुसलसल जो मगरब की कुव्वतें हैं उन्होंने, मतलब ये बहुत बड़ा तजाद है इनका भी, कि अपने अपने जो ग्लोबल एजेंडा था उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमारे खित्ते में मुसलसल, और अपने लैटिन अमेरिका में भी, अफ्रीका में भी, हर जगह अपने अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए मगरब ने हमारे खित्ते में ज़ियाउल हक जैसे जो डिक्टेटर्स हैं उनको, उनकी हमायत जारी रखी है। और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते में कोई तरक्की का जो अमल है वो नहीं हुआ, या जहाँ जहाँ पर उनकी बालादस्ती रही है वहाँ पर, अगर आप इंसानी जो तरक्की है जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, उसके ऊपर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया के वो तमाम ममालिक जो साबका कॉलोनीज थी वो बहुत पसमानदा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है जो एक जज्बा है कि लोगों के अंदर, दानश्वरों के अंदर, कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दूसरे ममालिक में भी ये खुशहाली होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ उस हवाले से ये बहुत ही अफसोसनाक है। आज लंदन में बैठ के अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो सब आज़ादियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे खित्ते में आज़ादियों का मामला जो है वो, चूंकि इनके मनपसंद हुक्मरान रहे, इसलिए हमारी आज़ादियाँ मैटर नहीं करती। तो ये बुनियादी बात है जो हमें समझनी चाहिए, और उसका जो असर है पाकिस्तान की सियासत, मईशत, समाज के ऊपर, वो भी हमें देखने की जरूरत है कि वो क्या है। इसमें भाई साहब आपको ये नहीं लगता कि ये जो सारा सिलसिला जो आपने वजाहत की है, बिल्कुल ये बात तो अपनी जगह पे दुरुस्त है कि ये सारा मगरब ने, अमेरिका ने जो एक वहाँ पे जो सियासत की है, वहाँ पे एक रिएक्शनरी फोर्सेस को ही हमेशा उजागर किया है, उन्हीं को सपोर्ट किया है, उन्हीं को उन्होंने बैकिंग भी दी है। ये तालिबान और ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबानाइजेशन और इसका खित्ते के अंदर सारे असरात, ये सारा इसके अंदर अमेरिका का और वेस्ट का पूरा हाथ है। क्या आप ये नहीं समझते कि ये, अगर हम सिर्फ वेस्ट को या अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएं तो ये शायद बात मुकम्मल नहीं है। अगर हम इसमें अपनी फोर्सेस, जिन फोर्सेस को उन्होंने इस्तेमाल करके इन खितों के अंदर एक रिएक्शनरी
ट्रेंड को जो है प्रमोट किया है, उसको उसके अंदर हमारे पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट का या एक वहाँ के एक ताकतवर हलकों का बशमूल तमाम इदारे और अफराद एक इस सारे अमरीकी और इस वेस्ट के इस कंजर्वेटिव एजेंडे को प्रमोट करने में उन्होंने एक मुकम्मल एक कॉलोनियल एक मास्टर का किरदार अदा किया है। नहीं नहीं, वो ये तो बिल्कुल आपकी जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, मुझे इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जाहिर है हर मुआशरे में ऐसे अनासर होते हैं जो तरक्की पसंद होते हैं, ऐसे अनासर होते हैं जो रोशन ख्याल होते हैं। लेकिन मगरब जो दावेदार है रोशन ख्याली का, और यहाँ पर रोशन ख्याली की तरीके बहुत चली हैं, लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, चाहे रूसो हो, वोल्टेयर हो, कार्ल मार्क्स हो, हेगल हो, फ्रॉइड हो, चार्ल्स डार्विन हो, बहुत सारे नाम हैं। मतलब ये कि अनगिनत नाम हैं जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और यहाँ पर एक रोशन ख्याली को आगे बढ़ाया है, रीजनिंग को आगे बढ़ाया है, जज्बात को, तअस्सुब को ख़त्म किया है। तो मैं समझता हूँ एक तो ये बात सही बात है। लेकिन ये कि यहाँ की जो कॉलोनियल स्टेट है या इम्पीरियलिस्ट स्टेट्स हैं, चाहे अमेरिका हो या बरतानिया हो, फ्रांसीसी हो या डच हो, उन्होंने हमारे खित्ते में 20वीं सदी के, आज भी 21वीं सदी में भी हम देखते हैं कि मुसलसल उन तबकात को जो बहुत ही डेकेडेंस हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ कहीं 1% भी उनकी ओवरलैपिंग नहीं है, तो उनको उन्होंने उभारा है, उनको स्ट्रेंथन किया है, मजबूत किया है। मतलब कैसे आप कर सकते हैं कि तालिबान को और मुजाहिदीन को और उसामा बिन लादेन जैसे बंदे को मगरब की जो सेकुलर हुकूमतें हैं उनको सपोर्ट करें। तो मैं, ये तो बिल्कुल सही आपकी बात है कि हमारे खित्ते में हमारी भी जिद्दोजहद बनती है, हमारा भी जिम्मेदारी है कि हम इसको रेजिस्ट करें। और किया है, आपने भी किया है, मैंने भी किया है, और बहुत सारे और हजारों लोग हैं जिन्होंने किया है। लेकिन वेस्ट ने कहा है कि ये नहीं, ये हमें लिबरल लोग ना, हमें तीसरी दुनिया में नहीं चाहिए। हमें अरब वर्ल्ड में तरक्की पसंद ना हुक्मरानों की जरूरत है, ना तरक्की पसंद सिविल जो सोसाइटी है उसकी जरूरत है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारी हेजमनी को माने, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो उस हवाले से तो बिल्कुल आपका जो सवाल है जायज। जो इस वक्त भाई साहब पाकिस्तान में जो फोर्सेस इस वक्त इक्तदार में हैं या इक्तदार में रही हैं, इन सब को भी उन्हीं इदारों की पुष्टपनाही हासिल रही है हमेशा, जो आज तक है। जो इदारे पाकिस्तान और खित्ते के अंदर पूरी एक कंजर्वेटिव सियासत के अलमबरदार रहे हैं और उसके सपोर्टर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा रोशन ख्याल अल्टरनेटिव उठने ही नहीं दिया, उसको पैदा होते ही मार देते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान में एक कंजर्वेटिव सियासत को हर दौर में अपनी मर्जी के लोग ला के उसको परवान चढ़ाया, जिसका नतीजा हुआ कि आज पूरी सोसाइटी जो है वो मुकम्मल तौर पे कंजर्वेटिविज्म के अंदर जकड़ी जा चुकी है। नहीं नहीं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो मैं कोई इजाफा नहीं कर सकता सिवाय ये कि मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हम अ, इसको पर्टिकुलर चलें, अगर हम इसको अब पर्टिकुलर करते हैं कि हम इसको पाकिस्तान की जो सियासी इक़्तिदार में आने वाली पार्टियां हैं, जैसे मुस्लिम लीग अब भी है, पहले भी थी, इस तरह से पीटीआई इक़्तिदार में आई, इस तरह से पीपल्स पार्टी भी रही, इन सब ने पाकिस्तान में रोशन ख्याली को और इस सारी एक प्रोग्रेसिव एनलाइटन माहौल को रोकने की कोशिश की है, और ये रुकावट का बायस बने हैं। इसके अंदर मैं खास तौर पे पीटीआई का जिक्र करूंगा, जिन्होंने तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन बनाने का, तालिबान को वेलकम करने का और उनके साथ एक नेगोशिएशन का माहौल बनाने का जो सारा सिलसिला रखा, क्योंकि पहले लोगों ने भी सपोर्ट किया मुकम्मल तौर पे। डिक्टेटरों ने तो खास तौर पे इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल किया। देखिए तनवीर, 1976 में भुट्टो साहब पाकिस्तान के वजीर आजम थे। उनके दौर में अफगानिस्तान के अंदर से जो राइट विंग तालिब इल्म थे उनको रिक्रूट किया गया, जिसमें हिकमत यार भी थे, रसूल सयाब भी थे, रबानी भी थे, गिलानी भी थे, बहुत सारे नाम हैं। उनको भर्ती किया गया, भुट्टो साहब जैसे सेकुलर और लिबरल हुक्मरान ने किया, क्योंकि शहनशाह ईरान और पाकिस्तान, भुट्टो साहब मिलकर यहाँ पर अफगानिस्तान को इंडियन और सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से बाहर निकालना चाहते थे। अब
वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। उसके बाद उस वक्त तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की जो फौज है वो नहीं आई थी। उस वक्त तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का कोई हुकूमत नहीं थी, उस वक्त तो एक बादशाह थी। तो असल में हमें यही समझने की जरूरत है कि मगरब की जो ये रेटोरिक है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का जो बुनियादी पिलर है, वो बहुत जरूरी है हम समझे, वो ह्यूमन राइट्स है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के नाम पर वियतनाम के ऊपर चढ़ाई करना, ह्यूमन राइट्स के नाम पर कंबोडिया के ऊपर बम्बार्डमेंट करना, ह्यूमन राइट्स के नाम पर लाओस के ऊपर इतने बम फेंके गए कि कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने बम नहीं फेंके गए थे पर स्क्वायर किलोमीटर। कोरिया की जंग आप देख लें, आप पूरे लैटिन अमेरिका, चाहे चिली चिली में अलेंदे की हुकूमत का तख्ता उल्टना हो, या निकारागुआ में जो है राइट विंग सैंडिनिस्ट जो वहाँ राइट विंग फोर्सेस थी उनकी हमायत करना हो, क्यूबा के ऊपर कास्त्रो को मारने के लिए 400 के लगभग साजिशें की गई कि कास्त्रो चूंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं फिट होता था। कदाफी और बशर अल असद और सदाम के दरमियान एक ही कॉमन चीज पाई जाती है कि वो इसराइल के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे, वो मगरब की बालादस्ती को नहीं मानते थे। तो इसलिए उन तीनों के साथ सब बहुत कुछ किया गया, और जिस नाम पर किया गया वो उस क्राइटेरिया पर तो सऊदी अरब भी उतरता था, उस क्राइटेरिया पर तो यूएई और कतर और पता नहीं कौन कौन से मुल्क पूरे आते हैं। लेकिन वहां उनको ही क्यों टारगेट किया गया? तो मेरा अपना ख्याल है कि ये बात जो आप बात कर रहे हैं पीटीआई की बात है, ये तो हमारी बेनजीर भुट्टो ने तालिबान को लॉन्च किया है, और जिन्होंने जाकर काबुल फतह किया, और काबुल फतह करने के बाद उन्होंने डॉक्टर नजीबुल्लाह को फांसी लगाया, और उसको जो बिजली का खंभा है उसके साथ उसकी लाश कई दिन लटकती रही। तो मैं कहता हूँ कि जो भुट्टो साहब से लेकर बेनजीर, और चाहे वो उसके बाद पीटीआई की आप बात कर रहे हैं, तो ये हमारी लगता है कि हमारी जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उसका एजेंडा था, और हर सियासी लीडर ने उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के इस एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया है। और ये उसके लिए बहुत जरूरी है हमें समझना कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, जो हमारी पॉलिटी है, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं, और हमारी जो सियासी अशराफिया है उसका मिलिट्री अशराफिया के साथ तल्लक क्या है। क्योंकि हर जो पार्टी बरसर इक़्तिदार आई है 1970 के बाद, वो फौज की मदद से इक़्तिदार में आई है। तो अब ये बुनियादी बात है समझने वाली, और इसी तजाद को हमें दूर करने की जरूरत है। और जब तक ये बालादस्ती रहेगी, और जब तक इस तरह के सियासतदान हमारे पास होंगे जिन जिन जिनका बहुत ही नैरो इंटरेस्ट है, नैरो इंटरेस्ट से मुराद ये नहीं कि उनके बड़े इंटरेस्ट नहीं है, नैरो इंटरेस्ट से मुराद हमारी ये है कि उनके अपने कारोबार हैं, उनके अपने जाती मफादात हैं, इंटरेस्ट है उनके उनकी बहुत। अपनी जी जी। जमीनें हैं, जागीरें हैं। उन जागीरदारों के नीचे बहुत सारे हारी हैं, मजदूर हैं, किसान, मतलब उनका वोट बैंक है। उनको पक्का करने के लिए उनकी बालादस्ती को रियासत ने कायम रखा हुआ है, और वो हमें नजर आता है, हर इलेक्शन में हमें नजर आता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, या वहां पर एसएसपी है, डीआईजी है, उनकी मदद से वो जो सो कॉल्ड इलेक्टेबल जिनको कहा गया है, ये मुशर्रफ के जमाने से इलेक्टेबल का जो लफ्ज है ये उससे पहले हमें नजर नहीं आता। आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह 1970 में सारे जो इलेक्टेबल थे, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, पीपल्स पार्टी ने उनको शिकस्त दी थी। तो मामला सारा ये है कि आर्मी की हेजमनी कायम करने के लिए उन्होंने एक इलेक्टेबल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों के नाम डाल दिए जिनके अपना वोट बैंक शायद हो 2 3 4 हजार। वैसे तो खैर लेकिन जिन्ना साहब ने भी इस हवाले से 1946 में इलेक्टेबल्स को, जो सारे यूनियनिस्ट के थे, उन सबको मुस्लिम लीग में शामिल करके अपने आप को जीतने वाली पोजीशन में लेके आए थे। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के ओरिजिन में एक तरह से उस वहीं से बिल्ट इन चीजें हमारे साथ हमारी लेगेसी में शामिल है। नहीं, थोड़ा सा क्वालिटेटिव डिफरेंस है। क्वालिटेटिव डिफरेंस ये है कि 1946 में जो बालिग राय दही की बुनियाद पर वोट नहीं होता था। चंद लाख लोगों के पास वोट का हक था पूरे पंजाब के अंदर, और वो जाहिर है वो कौन लोग थे जो टैक्स देते थे, जो जिनकी जायदाद जमीनें के थी, मालिक थे किसी तरह से भी। जायदाद के मालिक होते थे। और जायदाद के मालिक हर बंदा नहीं था, जो बड़ा जागीरदार था, जिसकी बड़ी जागीर थी, बड़ी प्रॉपर्टी थी, सिर्फ उनके पास एक हक था। लेकिन अब तो बुनियादी बात यह है कि 1970 के बाद तो अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो अब वो कॉन्सेप्ट वो नहीं रहा। वो मैं समझता हूँ कि जाहिर है कौमें
इवॉल्व करती हैं, वो आगे बढ़ती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो हम समझते हैं कि जो 1947 में 46 में थी, हमें उससे आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम उससे उससे भी पीछे चले गए हैं। इसकी वजह ये और नहीं है कि हमारी जो हुक्मरान क्लास है, ये असल में इसमें जो एक सारा एक फ्यूडल और दूसरा लॉट है, वो सारे का सारा उन्हीं इलेक्टेबल्स, जो उस वक्त के इलेक्टेबल्स थे, उन्हीं की औलादे हैं। आज बेशक एक यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइज है और लोगों को वोट का हक है, उसके बावजूद भी ये सारी एक लेगेसी, वो कल्चर, वो सारा एक जो ट्रेडिशन है, वो वही कंटिन्यूएशन में है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल, मेरा कोई इससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1970 में यही लोग थे, ये सब हार गए थे। कैसे हार गए? मुल्तान में खाकवानी, गर्देजी और यू नेम एनीबॉडी, हम्म। बहुत कुरैशी, ये सब लोग साफ हो गए थे। कैसे साफ हो गए थे? इवन सेंट्रल पंजाब में, साउथ पंजाब में, अपर पंजाब में, अटक में तो बहुत बड़े बड़े जागीरदार थे, सब हार गए। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में बड़े बड़े जागीरदार हारे। पाकिस्तान की आवाम ने, चाहे वो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, या पंजाब हो, या सिंध हो, सिंध में कुछ कम हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने अपना मैंडेट दिया था पूरे पाकिस्तान में, चाहे कोई भी सूबे का आप नाम ले, तरक्की पसंद सेकुलर तो पार्टी। आप कह सकते हैं इस लिहाज से कि भुट्टो साहब ने एक अवेयरनेस दी थी, जिस वजह से लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। मेरा ख्याल भुट्टो साहब ने जो अवेयरनेस लेफ्ट ने पैदा की थी पिछले 22-23 साल में, 1970 से पहले, भुट्टो साहब ने उस अवेयरनेस का भरपूर फायदा उठाया था, उसको मजीद आगे बढ़ाया था। और उसकी जो रीच आउट है, उस सोच की, उसको गली गली मोहल्ले में, खेतों खलिहानों में पहुंचाया था, ये भुट्टो की कंट्रीब्यूशन से यकीनन है। लेकिन उससे पहले आपको शायद याद हो, 1964 के बाद पाकिस्तान में मजदूरों की तहरीकें बढ़ गई थी, उनकी नंबर ऑफ स्ट्राइक्स हैड गॉन अप। रेलवे की स्ट्राइक शायद आपको याद हो, शिपयार्ड की स्ट्राइक बहुत बड़ी हुई थी, किसान मूवमेंट थी, मजदूर किसान पार्टी मौजूद थी, बहुत सारा लेफ्ट का काम, ग्राउंड वर्क हुआ था। भुट्टो साहब ने उसको बहुत आगे बढ़ाया और उनको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन बात यह है कि उसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू हुआ, भुट्टो साहब ने खुद ही उसको रिवर्स किया। 1977 के इलेक्शन में हम देखते हैं कि भुट्टो साहब ने जिन जागीरदारों को 70 के इलेक्शन में आम लोगों ने हराया था, उनको वापस लाने की भरपूर कोशिश की। तो रियासत की जो बालादस्ती जिन तबकात की थी, जो हमजा अलवी के बकौल के जो लैंडेड एलीट है, और जो बूर्जवाजी, नेशनल बूर्जवाजी है, उसने मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर रीअसर्ट किया अपने आप को। और उसी के नतीजे में उन्होंने भुट्टो को फिर फांसी भी दी, ताकि इससे हमें मुस्तकिल निजात हासिल हो जाए। मेरा नुक्ता नजर ये है कि चाहे भुट्टो हो या इमरान खान हो, ये बुनियादी तौर पे दो पाकिस्तान के दौर में अहम अदवार हैं, जब पॉलिटिक्स को हम आगे लेके जा सकते थे, जब चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। भुट्टो ने भी किया था, लोगों को लेके आया था। और हमें हमें नजर आता है कि 88 के से लेकर 2013 तक मुसलसल जो है वो सिविल सोसाइटी को पॉलिटिकल सोसाइटी से अलग किया गया, उसको कमजोर किया गया, और सियासत को बिल्कुल महल्लात में बंद कर दिया गया। भुट्टो ने भी अपने उससे पिछले जमाने की जो सियासत थी उसको रद्द किया, और गली मोहल्लों में पॉलिटिक्स लेके आया। इसी तरह इमरान खान ने भी वही काम किया जो भुट्टो ने अपने जमाने में किया था। गो के पॉलिटिक्स का जो मिजाज है वो जरा फर्क है, उसकी कैफियत फर्क है, लेकिन जहां तक अवाम को रीच आउट करने की बात है, वो मैं समझता हूँ भुट्टो के बाद इमरान खान ने किया है। और इसीलिए उसको अब ये सारी मुश्किल का सामना है, क्योंकि भुट्टो को भी इसलिए सजा दी गई थी, इमरान खान को भी उसी वजह से सजा दी जा रही है कि एक 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 जो बहुत बड़ा चैलेंज जो है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वो पहले भुट्टो ने काम किया था और उसके बाद इमरान खान ने काम किया है। बाकी तो बीच का जमाना जो है वो कॉम्प्रोमाइज का जमाना है। और आपको क्या लगता है कि जो भुट्टो साहब के जमाने का जो सियासी कारकुन था, उसमें और आज का जो पीटीआई का कारकुन, सियासी कारकुन है, इनके दरमियान कुछ कदरें मुश्तरका हैं कि ये अवेयरनेस के हवाले से, इश्यूज के हवाले से, या ये कल्ट के गिर्द घूमने वाले ज्यादा हैं? वो वहां पे कंपैरेटिवली एक डिबेट भी थी, यहाँ पे बिल्कुल उस तरह की डिबेट ना होने के बराबर है। मैं समझता हूँ भुट्टो साहब की भी कल्ट थी, इमरान खान भी कल्ट है।
दोनों में कोई फर्क नहीं है। उसका भी करिश्मा था, उसकी भी एक पॉपुलिज्म थी। इमरान खान भी एक की भी एक पॉपुलिज्म है, इमरान खान का भी करिश्मा है। बहुत सारी पैरेलल्स हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन बात यह है कि आखिर आखिर आपकी और मेरी बात लोग सुनने को तैयार क्यों नहीं है, मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं है, उनके पीछे क्यों चलते हैं? तो ये, चूंकि हमने एक बहुत बड़ा वैक्यूम छोड़ा है, चाहे वो 1988 से लेकर 2013 और 17 तक 18 तक जो हुकूमतें रही हैं, एक बहुत बड़ा, तनवीर, बहुत बड़ा एक वैक्यूम है। एक पुअर गवर्नेंस रही है, मतलब गवर्नेंस बेहतर होने की बजाय नीचे गई है, डिटीरियोरेट हुई है। उसकी उसकी सूरत हाल, अगर आप पाकिस्तान, आप कभी कभी आते हैं, आपको भी अंदाजा होता होगा कि जो सूरत हाल 1960 से पहले थी वो नहीं है। बहुत ही पुअर गवर्नेंस है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि किस हद तक, जो हम्म। आपके सामने है सब कुछ, कि किस हम्म। तरह ये हुमायूं दिलावर जो है, किस तरह वो एक रातों रात उसको, भाई क्या पॉइंट क्या है? मौलवी मुश्ताक को तो बाहर, मुल्क से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो कि भुट्टो को फांसी दे चुका था। अनवारुल हक को भी ये काम नहीं करना पड़ा था, अभी क्यों करना पड़ रहा है? मतलब दीज आर द साइंस विच शोज के जनाब के पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, और जो 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 वो काम ले रही है लोगों से, उनको भी पता है कि अब वो 1977 की का पाकिस्तान नहीं है। 1970 की तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरह के कारकुन नहीं है पीटीआई के। दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम। तो ये हमें एक क्वालिटेटिव फर्क भी नजर आता है। गो के जो कल्ट की आप बात कर रहे हैं, कि कल्ट तो बनती है जब जब नॉर्मल सिस्टम को एस्टेब्लिशमेंट और जो बालादस्त तबके हैं वो नहीं होने देंगे, तो जाहिर है लोग समझते हैं कि फिर किसी कल्ट के तरफ जाएंगे। लोगों को अनपढ़ रखेंगे, लोगों की जो रोशन ख्याली है या रोशन ख्याल जो दानिशवर है उनको आप बंद करेंगे। आप गांधी जैसे बंदे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको भी मुल्क छोड़ के भागना पड़ेगा। ताहिरुल कादरी के साथ हमारे लाख इख्तलाफ हो सकते हैं, उसको क्यों छोड़ के जाना पड़ा है? और क्यों बहुत सारे जो रोशन ख्याल उलमा कराम थे उनका मर्डर क्यों हो गए हैं? तो मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट और उन्होंने जो लोग पैदा किए हैं तालिबान की शक्ल में, वो तो किसी किस्म की रोशन ख्याली की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कराची में या लाहौर में एमडीओ की मस्जिद का मीनार जो है, चूंकि वो मस्जिद की तरह का मीनार है, उसको गिरा दिया जाए, ये कल की बात है। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि जो उसके ऊपर रियासत को क्यों एक्शन नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए उसको। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब आप सारे जो रोशन ख्याली सोच सोच विचार करने के सारे रास्ते बंद कर देंगे, तो लोग अल्टीमेटली फिर कल्ट की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है बजाय ये कि हम कल्ट को अटैक करें, ये बहुत जरूरी है कि हम देखें कि कल्ट की सिचुएशन पैदा करने में कौन से अवामिल शामिल थे, और उस कल्ट को के लिए जो सूरत हाल पैदा करने वाले हैं अवामिल हैं, हम उनको भी क्रिटिसाइज करें, उनको भी एक्सपोज करें, इंटेलेक्चुअली भी करें, एकेडमिकली भी करें, पॉलिटिकली भी करें, कल्चरली भी करें। फिर हम थोड़ी सी लाइट गुफ्तगू की तरफ आते हैं। ये जो इलेक्शन इलेक्शन हो रहा है, ये क्या होने जा रहा है? कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं या कुछ कोई चीज, कोई ऐसा सिलसिला नहीं हो रहा? आपको क्या दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाले हैं? देखिए तनवीर, मेरा मेरा मेरी जाती राय में तो इलेक्शन पाकिस्तान में तब होते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट को पता हो कि इलेक्शन उनकी मर्जी के नतज लेके आएगा। ज़ियाउल हक ने कहा था पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे मुस्बत तो नतज को जी हाँ। तो मुस्बत नतज जो है, अगर उसके लिए इन्होंने बंदोबस्त कर लिया, जो इस वक्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि अभी देखें, कल परसों जो हुए हैं, हवेलिया में बाई इलेक्शन हुए हैं, और मथुरा में, तहसील मथुरा में बाई इलेक्शन हुए हैं। मथुरा तहसील ऐसी तहसील है जो जेयूआई का गढ़ है, जहां पर जेयूआई की बहुत ज्यादा पोजीशन रही है। गुलाम अली साहब गवर्नर साहब का इलाका है, तो वहां से पीटीआई का कैंडिडेट जीत जाता है। इसी तरह हवेलियां से जीत जाता है। इसी तरह पंजाब के जो बाई इलेक्शन हुए थे, वो भी हमारे सामने है कि 20 में से 17 सीटें पीटीआई जीत जाती है, तमाम तर धांधली और रिप्रेशन के बावजूद। इमरान खान 9 में से 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों के बाई इलेक्शन पे जीत जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये माजी में बहुत सारा रहा है, मैंने बहुत सारी जगहों पे ये बात पहले भी की है,
यहाँ पे भी दोहराई देता हूँ कि अगर जो पॉजिटिव रिजल्ट्स लेना चाहते हैं जो लोग, जो मुस्तकिल हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जिसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हम कहते हैं, अगर उनको यकीन हो कि इलेक्शन की सूरत में उनके पसंदीदा उम्मीदवार नहीं जीतेंगे, तो इलेक्शन तो नहीं होंगे। मेरी नजर में तो ये जो सारा अभी नई हल्का बंदियां की गई हैं, करने की बात की जा रही है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं, नई हल्का बंदियां तो करनी पड़ेंगी, लेकिन आपको पता है कि जो सूबों की हल्का बंदी है, चूंकि पॉपुलेशन में जो सूबों की का तनासब है वो चेंज नहीं हुआ इस मर्दमशुमारी में, वो तकरीबन वही है जो 2017 में था। तो सूबों की सतह पर तो हल्का बंदी नहीं हो सकती। डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान, रूरल अर्बन के दरमियान उसकी क्या जरूरत है, जानबूझ के किया जाएगा ताकि इनको और अरसा मिल जाए, 120 दिन मिल जाए, 90 दिन वो और 30 दिन और मिल जाए, इलेक्शन को जितना आगे लेके जा सके, ताकि जो पार्लियामेंट खत्म हुई है, कौमी असम्बली खत्म हुई है, जो अभी हुकूमत खत्म हुई है, जो 14-15 पार्टियों ने मिलके जो 16 महीनों में अपना वोट बैंक कुर्बान किया है बकौल शहबाज शरीफ साहब के, वो उनका ख्याल है कि अब वोट बैंक तो उनका खत्म हो चुका है, उन्होंने कुर्बानी दी है, खुद मान रहे हैं वो कि हमने अपने वोट बैंक की, हमने सियासी कुर्बानी दी है मुल्क की बका के लिए। और अब उनका ख्याल है कि अगर जितना अरसा हम इसमें ज्यादा इसको बढ़ाएंगे, लोग भूल जाएंगे जो कुछ उनके साथ 16 माह में हुआ है, उसको ऐसा ऐसा भूल जाएंगे, वो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर पड़ जाएगा, तो फिर हम इलेक्शन करवा लेंगे। तो मेरा अपना ख्याल, मेरी मेरी रीडिंग के मुताबिक, जब डेट नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा अपनी रीडिंग ये है कि उनकी कोशिश होगी कि जो इनका वोट बैंक है उसको जिंदा किया जाए किसी तरीके से। पीटीआई, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, उसको जेल में डाल दिया गया है, लेकिन दैट इज नॉट एनफ। जब तक पीटीआई पार्टी के तौर पे मौजूद है, वो इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड है, तो उसको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। खान साहब जेल में हो या ना हो, उससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जो हवेलियां का और मथुरा का इलेक्शन है उसने ये वाजे कर दिया। तो मेरी नजर में इलेक्शन मुझे तो इस साल में होते हुए नजर नहीं आ रहे। अगले साल में कब होंगे, शुरू में होंगे, आखिर में होंगे, उसकी उसकी बाकी ममालिक में इलेक्शंस की डेट होती है। हमारे ममालिक मुल्क में कंडीशंस हैं कि अगर सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो जाए तो इलेक्शंस हम करवा लेंगे, क्योंकि फिर उस इलेक्शन से हम मुस्बत नताइज निकाल सकते हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि हमें प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए हुकूमत के ऊपर, निगरान हुकूमत के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कि वो जनाब तो ये खैर नई निगरान जब आएगी तो पता चलेगा, अभी तो निगरान का भी जी। शोर ही है अभी तक निगरान। तो अभी तक तो उसका भी एग्रीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि बात ये है कि बहुत सारे मुल्कों में, क्या पाकिस्तान अब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट है वो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती। ऑस्ट्रेलिया में, यूके में इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाती है, इंडिया में भी बन जाती है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ इसके बावजूद कि केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी जो न्यूट्रल होनी चाहिए, जिसका किसी सियासी जमात से तलक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन जो है वो वक्त पे नहीं करवाने, क्योंकि निगरान। कंडीशन ने वो अचीव करनी है, और जब कंडीशन अचीव हो जाएंगे हम इलेक्शन करवा लेंगे। चलिए, आखिरी सवाल ये है, आप ये बताइए कि इलेक्शन हो भी जाए, कोई भी आ जाए, पीटीआई आ जाए या नून आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए या मिल के आ जाए, क्या पाकिस्तान के अवाम का कोई भला होने की इनसे कोई तवक्को है? देखिए, पाकिस्तान की आवाम का उतना ही भला होगा जितना लोग अपने मुतालबात के लिए, अपने अपने आदर्श के लिए जद्दोजहद करेंगे। दुनिया की तारीख का यही एक सबक है। तो इसलिए महज वोट डालने से तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान की जितने भी आज तक इलेक्शन हुए हैं उसका एक नतीजा तो हमारे सामने है कि जो भी इलेक्शन लड़कर आते हैं, ना उनके पास प्रॉपर मैनिफेस्टो होता है, ना उनके पास कोई प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम देना होता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ने और इंटरनेशनल जो बुर्जुआजी है, आईएमएफ की शक्ल में और मल्टीनेशनल्स की शक्ल में, उन्होंने तय करना है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान की अवाम मुनज़्ज़म होकर, पाकिस्तान का मजदूर किसान जो है, जो पाकिस्तान के आइन में हकूक दिए गए हैं, मसलन आर्टिकल 3 है पाकिस्तान के आइन का, जो कहता है कि द स्टेट शैल एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, यानी रियासत जो है
वो हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करने का जिम्मेदारी लेती है, और हर शख्स को उसके काम और उसकी उसके उसकी जो अहलियत है उसके मुताबिक उसको मुआवजा देगी। तो ये पाकिस्तान के आइन में लिखा है। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 38 है कि जो रियासत है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और वेल्थ जो है वो चंद हाथों में नहीं रहने देगी। तो पाकिस्तान के आइन की ये जो शिक्के हैं ये हमें काफी गुंजाइश देती हैं कि हम अगले इलेक्शन से पहले एक बड़ी तहरीक चला सकते हैं कि लोग डिमांड करें कि ये जो पार्टी इन जो आइन की आर्टिकल्स हैं इनके ऊपर हमें कोई वादा देगी, रिटर्न देगी, हम उसको वोट देंगे, किसी और पार्टी को नहीं देंगे। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो हमारी रूलिंग एलीट, में उसको कहने के लिए रिलक्टेंट हूँ क्योंकि वो एलीट नहीं है। हमारी एलीट एलीट के तौर पर एक्ट नहीं कर रही, वो तो क्लेप्टोक्रेट्स है। उर्दू में उसका अगर तर्जमा करें तो वो चोरों की हुकूमत है, लुटेरों की हुकूमत है, जो अपने मफादात के लिए करते हैं, अपने सारे मुकदमा खत्म कर लिए, और जो उनका या पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे अपने राइट्स, सैनिटर्स के राइट्स और अपने सब अपने राइट्स हैं, अपने अपनी लिए सब तनख्वाहें बढ़ाते हैं, अपने लिए सबको करते ले हैं, लिया। और अवाम के लिए कुछ नहीं करते। तो एलीट के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक भी वो नहीं चलते, अपने मफादात को देखते हैं। तो और अपनी पार्टी के मफादात को देखते हैं, अपनी पार्टी लीडर के मफादात को पहले देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो जो जद्दोजहद करेंगे। अगर पाकिस्तान के अवाम जद्दोजहद नहीं करेंगे तो पार्टी को वोट दे देंगे जो ज्यादा अच्छे नारे लगाएगी, अच्छा प्रोग्राम दे देगी, लेकिन उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आप पीएमएलएन की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें या पीटीआई की बात करें, अगर उनकी सेंट्रल कमेटी में हमें पूछना चाहिए कि आपकी सेंट्रल कमेटी में किसानों के, मजदूरों के और मिडिल क्लास के नुमाइंदे कितने हैं और आपका प्रोग्राम क्या है, अगर हम पूछेंगे नहीं, सिर्फ उनको फॉलो करने लग जाएंगे, तो जाहिर है कुछ नहीं होगा। तनवीर साहब, मेरी राय तो यही है कि अगर हमने कोई कोई चेंज लेके आनी है तो पहली चेंज ये है कि हमारी पॉलिटिक्स पर जो एक छोटी सी 2000 खानदानों का जो कब्जा है, पहला काम तो ये है कि जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान में, और मजदूर और किसान और खवातीन है, वो जब तक मिलकर कुछ अपने असर्ट नहीं करते अपने राइट्स और नेगोशिएट नहीं करते, एक तो प्रोग्रेसिव बात लिबरल सियासत का आप कहते हैं, प्रोग्रेसिव लिबरल सियासत हो बिल्कुल तो वो वही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, और उसकी गुंजाइश भी है बहुत ज्यादा इस वक्त। अब तो बिल्कुल बहुत सारे बहुत और ज्यादा। लोग भी कहने लगे हैं कि ये फोर्सेज आनी चाहिए। ठीक बात है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बारी साहब, बहुत अच्छी थैंक यू। बातें आपके साथ हुई, बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर थैंक यू। कोई मुलाकात होगी, जब आप पाकिस्तान में होंगे आपके साथ फिर कोई बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा।